हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अपन लोगों के चैप्टर कंप्लीट हो चुका है परमाणु की संरचना। अब अपन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। केनाल किरणें क्या है। देखिए, केनाल किरणें क्या है। विसर्जन नलिका के एनोड से निकलने वाले धना आवेशित विकिरणों की धारा है। जब बहुत ही कम दाब पर गैस में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होती है, केनाल किरणें जो है तो निकलती हैं। और ये कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं, धनावेशित होती हैं। और आपकी केनाल किरणों की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज जो है तो ये गोल्डस्टीन ने की थी। गोल्डस्टीन ने किया था। गाइज ये आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि केनाल किरणों की खोज किसने की थी, तो गोल्डस्टीन ने की थी। अपन जब पढ़े थे उसमें जो यूनिट में, उसमें देखे थे ना आप लोग कि सोने के पन्नी में किस प्रकार से उन्होंने जो है तो केनाल किरणों को डाल करके और उन्होंने अल्फा किरणों को डाला और उससे जो है तो पता किया कि आपका जो प्रोटॉन है तो इसके अंदर है, स्थित है। यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो उसके कोई आवेश होगा या नहीं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन क्या होता है धन आवेशित होता है। तो इस प्रकार से क्या होगा, जब ऋण आवेशित और धन आवेशित होता है तो दोनों में क्या हो जाएगा, जो पॉजिटिव व निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, उसमें कोई आवेश नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। जब किसी परमाणु में धन आवेश और ऋण आवेश बराबर हो तो परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, इसलिए इस पर कोई आवेश नहीं होगा। परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धना आवेशित गोला है। जो अपन प्लम पुडिंग देखे थे कि जो आपका एक तो ये केक क्रिसमस केक के समान देखे थे, और फिर दूसरा क्या समझाए थे, तरबूज को। तरबूज का जो रेड वाला भाग है उसे क्या बोले, वो पॉजिटिव है, धनात्मक है आपका। जो मतलब प्रोटॉन है जो रेड वाला भाग है, जो उसमें तरबूज के बीज हैं जो उसमें धंसे रहते हैं उसको क्या बोले उन्होंने, थॉमसन ने बोले ये ऋणात्मक आवेश है, जो कि उसमें जो रेड भाग है उसमें क्या होते हैं, ये धंसे हुए होते हैं। तो देखिए, अब धनावेशित थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवे की तरह धंसे रहते हैं। चूँकि इस मॉडल के अनुसार ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु किस प्रकार से होगा, विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। कि किसने बताया, ये थॉमसन ने बताए या थॉमसन ने बताए, इंग्लिश में बोले तो। फिर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अवपरमाणुविक कण विद्यमान है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में धन आवेशित अवपरमाणुविक कण, जिसे क्या बोलते हैं, प्रोटॉन विद्यमान है। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। देखिए, अपन लोग इसे थ्योरी में कितने अच्छे से समझे थे और समझाए थे। किस प्रकार से अंदर क्या है, ये प्रोटॉन है, नाभिक है, इसके बाहर क्या है, के कोश है, फिर इसके बाद एल है, फिर इसके बाद एम है, इसके बाद एन है। इसमें कितने कक्षा उपस्थित हैं, 4 हैं। और इसे 1 2 3 4 या के एल एम एन के फॉर्म में जो है तो इसे दर्शाया जाता है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरने का प्रोसेस होता है वो किस तरह से भरते हैं, 2n² के फॉर्म में इसमें जो है तो इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं इसमें तो जैसे 2, पहले जो आपका के कक्ष में है 2 रहेगा, एल में 8 रहेगा, एम में आपका 16 रहेगा, फिर आपका एन में कितना रहेगा, 32 रहेगा। इस फॉर्म में जो है तो इसको इलेक्ट्रॉनों के भरने का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्या अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी से संभव होगा। यदि सोने की बजाय अन्य किसी धातु को सोने की पन्नी जितना यदि पतली चादर बनाई जा सकती है तो परिणाम सोने जैसे ही आ सकते हैं, परंतु सोने जितना आघातवर्ध है, मतलब उसको पीट कर उतना पतला, कहने का मतलब 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर की तार खींची जा सकती है। बट उसी प्रकार के जो अन्य धातुएं हैं तो उतना ज़्यादा जो है तो उसमें तन्यता आघातवर्धता नहीं पाई जाती है। आघातवर्ध धातु कोई दूसरा नहीं बल्कि जिसकी जितनी पतली चादर बनाई जा सके वही उसमें जो है तो जल्दी से होगा। बाकी धातुओं की संरचना जो है तो समान होती हैं। परमाणु के 3 अवपरमाणुविक कणों के नाम लिखिए। अब परमाणु में क्या क्या पाए जाते हैं आपके एटम में, तो आपके एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं।
परमाणु के 3 अपरमाणुविक कण हैं। कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन से किससे डिनोट करते हैं? E- से। ये क्या होते हैं? ऋण आवेशित कण हैं। प्रोटॉन को P+ से, और ये किस प्रकार से? धन आवेशित कण हैं। न्यूट्रॉन को N से। इसमें ना ही माइनस होगा, ना आपका, ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव, इसमें कोई चार्ज नहीं होगा। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4 है और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन हैं। इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? देखिए, कल इसके बारे में आपको एक शॉर्ट्स कर डाली हूँ, जिसमें से हम आपको ये बोले थे कि इसमें से देखिए द्रव्यमान किस प्रकार, जो आपका वो न्यूट्रॉन किस प्रकार से निकालते हैं। तो आपको जो द्रव्यमान संख्या होती है उसमें से परमाणु क्रमांक को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है? आपका न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाती है। हीलियम का द्रव्यमान जो है तो कितना है आपका? 4 है, और आपका परमाणु क्रमांक कितना है? 2 है। तो 4 में से 2 घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे आपके? आपका 2 आ जाएगा। न्यूट्रॉनों की संख्या कितने मिलेगी आपको? 2 मिलेगी। इस प्रकार प्रोटॉनों की संख्या 2, परमाणु द्रव्यमान, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी कि 4 बराबर 2 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 4 - 2 बराबर 2। अतः हीलियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 2 न्यूट्रॉन होते हैं। गाइज, अगर आप लोगों को समझ में कोई भी चीज़ नहीं आती, आप लोग पढ़ने के बाद ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर हम उस क्वेश्चन को फिर से बताएंगे। बाकी मैं खुद भी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझाऊँ, जिससे सभी क्वेश्चन समझ में आ जाए। कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। कार्बन का इलेक्ट्रॉन वितरण कितना है? 2 और 4 है। क्यों? क्योंकि आपका कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है, और परमाणु भार कितना आपका? 12 है। फिर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक वितरण, सोडियम में कितने परमाणु क्रमांक होते हैं? 11 होते हैं। इसको कैसे भरेंगे? जब 11 होते हैं तो 2, 8, 1 भरेंगे। इस प्रकार से इनका जो भरने का क्रम है। अगर किसी परमाणु का K और L कोष भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तब देखिए, अपन पहले ही पढ़े थे कि फर्स्ट जो आपका K कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 आते हैं। फिर आपके L कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8 आते हैं। और जब दोनों ही पूर्ण भरे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? टोटल 10 हो जाएंगे आपके। यदि किसी परमाणु का K और L कोष भरा होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 10 है। क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम के परमाणु संख्या से आप इसकी संख्या संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे? इसके बारे में भी आप लोगों को बताई हूँ कि संयोजकता किस प्रकार से निकालते हैं। तो देखिए, संयोजकता जो है तो इलेक्ट्रॉनों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसके क्या परमाणु क्रमांक कितना है? जितना जो परमाणु क्रमांक होगा आपका, क्लोरीन का 17 है, सल्फर का आपका 16 है, मैग्नीशियम का 12 है। क्लोरीन का 17 है तो इसके 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। और इसे कितने इलेक्ट्रॉन अष्टक कंप्लीट करने की जरूरत थी? 1 इलेक्ट्रॉन के। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। फिर आपका सल्फर के में कितने हैं? 14 होते हैं। सल्फर सिलिकॉन का 14 होता है, सल्फर का आपका 16 होता है। तो जब 16 होता है तो इसके 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? अष्टक कंप्लीट करने को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। जब 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2 हो जाएगी। फिर इसके बाद मैग्नीशियम की कितना होती है? 12 होती है। जब 12 होती है तो 12 ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? किसी से 6 इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर देता है, जिसके वजह से इसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है, एक तो धनात्मक होता है, और जो है तो इसकी संयोजकता भी कितनी होगी? 2 होगी। गाइज, आशा कर रही हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। और अगर इतना भी में भी नहीं समझ में आता तो आपको 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, ठीक है ना। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है, क्योंकि 17 है। अतः बाह्य कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 - 7 बराबर 1, यानी कि अतः इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 1 हो गई, क्योंकि इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। सल्फर का परमाणु संख्या क्या है? 16 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, 8, 6। अब बाह्य कक्षा के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है आपका? 8 में से 6 माइनस कर देंगे, कितना? 2, क्योंकि इसे कितने इलेक्ट्रॉन की अष्टक कंप्लीट करने की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की। इसलिए जो है तो इसका अष्टक कंप्लीट करने के 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितने है? 12 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2 है। क्यों? क्योंकि अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर देता है, कि कोई 6 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। मान लीजिए हमें 2 रोटी की आवश्यकता है, और
हमें हमारे पास 2 रोटी है। अब मान लीजिए हमको 6 और चाहिए तो कौन देगा? कोई नहीं देगा। तो हम सोचेंगे भाई दे दें किसी को, भाई भूख लगी है, किसी का पेट भर रहा है 2 रोटी में, तो दे देते हैं, कोई बात नहीं। इसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन अपना क्या करता है? दान कर देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है और प्रोटॉन की संख्या 8 है, तब अब इसमें पहले से ही दिया हुआ कि इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या 8 है, प्रोटॉनों की भी संख्या 8 है, तब क्या होगा? देखिए एक क्या परमाणु की परमाणु संख्या क्या है? तो देखिए परमाणु की परमाणु संख्या क्या है? 8 है। परमाणु का क्या आवेश है? क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब उतने ही हैं तो इसमें क्या होगा? आपका जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार से होगा। जब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार से, अब तो प्लस माइनस क्या हो गया? 0 हो गया। अतः परमाणु की संख्या प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 8 है। अतः परमाणु की संख्या कितनी हो गई? 8 है। परमाणु का आवेश 0 है, क्योंकि धन आवेश प्रोटॉन की संख्या 8 और ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 क्या है? विद्युत रूप से उदासीन है। इस पर कोई आवेश या कोई चार्ज नहीं है। सारणी 4.1 की सहायता से ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। मास बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के जितने होंगे उतने ही न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं आपके। कभी कभी किसी में क्या होता है, जिनकी परमाणु, देखिए न्यूट्रॉन तो कैसे निकाले जाते हैं आपको पहले भी बताई हूँ कि जो आपका द्रव्यमान संख्या दिया रहता है उसमें जो है तो मतलब इनके परमाणु क्रमांक को माइनस करेंगे तो उसमें क्या आता है? न्यूट्रॉनों की संख्या आती है। लेकिन ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? आपका 16 है और इलेक्ट्रॉनिक वो परमाणु क्रमांक कितना है? 8 है। तो फिर इसके बाद बोल रहा है कि द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी क्वेश्चन में क्या बोला गया? द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन बराबर 8 बराबर कितना हो गया? 16 हो गया। इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई? 16 हो गई। अतः ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या 16। सल्फर का द्रव्यमान संख्या कितना है? 16 प्रोटॉन है, 16 न्यूट्रॉन बराबर कितना हो गया? 32 हो गया। यानी सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 32 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पेज नंबर 60 का, कि आपका जो हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अपरमाणविक कणों को सारणीबद्ध कीजिए। मतलब इसमें इनके बारे में बताना कि जो हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, इसके मतलब किस प्रकार से लिखा जाता है और इनके इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, कितने होते हैं। तो प्रोटियम का क्या संकेत है? H है, ड्यूटेरियम का D है, ट्राइटियम का क्या है? T है संकेत इसके जो है। तो इलेक्ट्रॉन कितना है? प्रोटियम का 1 है, प्रोटॉन कितना है? 1 है, न्यूट्रॉन कितना है? 0, क्योंकि इसका 1 H1 है, यानी परमाणु क्रमांक परमाणु भार दोनों 1 है, एक में 0 हो गया। ड्यूटेरियम का क्या है? परमाणु क्रमांक 1 है, परमाणु भार 2 है, 2 में से 1 गए तो 1 हो गया। कितने न्यूट्रॉन हो गए? 1 न्यूट्रॉन हो गए। ट्राइटियम का क्या है? 3 है, यानी कि परमाणु क्रमांक 1 है, परमाणु भार 3 है, 3 में से 1 गए, कितने बचा? 2 बचे। कितने न्यूट्रॉन हो गए? 2 न्यूट्रॉन हो गए। समस्थानिक और समभारिक के किसी एक युग्म का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। अब अपने को समस्थानिक और समभारिक, अब अपन पहले बताए थे ना, समस्थानिक जिनके परमाणु क्रमांक सेम हो, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग डिफरेंट हो आपका। फिर आपका समभारिक में क्या है? परमाणु क्रमांक जो है तो मतलब अलग अलग हो आपका, परमाणु भार जो है तो सेम हो, क्या हो जाएगा? समभारिक हो जाएगा। कार्बन के 2 समस्थानिकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए। तो कार्बन है आपका और क्या है आपका? कैल्शियम। देखिए कार्बन है, कार्बन का कितने 2 समस्थानिक है? कार्बन का 6 और 12, यानी कि परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार 12 है। अब फिर परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार कितना है? परमाणु द्रव्यमान 14 है। यानी समस्थानिकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु संख्या 6 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 है और इसके परमाणु संख्या 6 है, किंतु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 है, क्योंकि परमाणु जो इसके परमाणु क्रमांक है सेम रहेगा, अब परमाणु द्रव्यमान जो है तो अलग अलग रहेगा। इसे क्या बोलते हैं? समस्थानिक कहते हैं, यानी कि आइसोटोप। समस्थानिकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान रहता है, समभारिक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डिफरेंट रहता है। समभारिक में देखिए कौन कौन से, आपका कैल्शियम है और आर्गन है। कैल्शियम का जो है तो परमाणु क्रमांक 20 है, परमाणु भार 40 है। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है, परमाणु भार 40 है। तो इसे ये क्या है? आपका आइसोबार है,
यानी कि परमाणु संख्या 20 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2। इस प्रकार से इसके इलेक्ट्रॉनिक संरचना भरेंगे कक्षा में जो भरेंगे 2 8 8 2, क्योंकि जब पूर्ण भरे कक्षा अपने को भरना है ना, जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कम हो तब फिर उस हिसाब से भरा जाएगा, लेकिन जब 8 8 हो सकता है, पूर्ण रूप से भर सकता है, तो उसी प्रकार से भरेंगे इसको। ऐसा नहीं कि अब हम यहाँ 16 चाहिए तो नहीं 16 ही लिख देंगे, अरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है उसको कक्षा को भरने के लिए। बस उसका रूल्स इस प्रकार से है कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हैं तो हम उस हिसाब से भरेंगे 2 8 18 32 के फॉर्म में। फिर आपका आर्गन का 18 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 हो गया। समभारिक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न भिन्न होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। तो आपको देखिए इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। द्रव्यमान, आवेश, द्रव्यमान कितना है इसका, इलेक्ट्रॉन का, इसका द्रव्यमान 9.1 10 की पावर 8 है और 108 इंटू 10 की पावर 31 kg होता है। किसका, इलेक्ट्रॉन का। अच्छा सॉरी गाइज, संकेत भी देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन का -1 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब आपको इलेक्ट्रॉन का किससे डिनोट करते हैं, माइनस से, मतलब निगेटिव ऋणात्मक रहता है। प्रोटॉन का पॉजिटिव से, तो P+ हो गया और 1 चार्ज होता है जिसे कि +1 से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन को -1 से डिनोट करते हैं। न्यूट्रॉन का, जो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता है, और 0 से डिनोट करेंगे, 0 1 से डिनोट करेंगे। ठीक है। फिर द्रव्यमान जो है तो इसका जो इलेक्ट्रॉन का आपका 9.108 इंटू 10 की पावर 31 kg होता है। फिर प्रोटॉन का आपका जो है तो इसका द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 के पावर 27 kg होता है। फिर न्यूट्रॉन का क्या होगा, 1.67 इंटू 10 के पावर 27 kg होता है। अब आप इसमें देखिए, थोड़ा कंपेयर कर लीजिएगा ध्यान से। देखिए प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का जो है तो क्या है आपका, सेम है। कहने का मतलब 1.67 इंटू 10 की पावर 27, लेकिन प्रोटॉन में पॉजिटिव 27 है आपका और न्यूट्रॉन में -27 kg होता है। ठीक है ना। और आपके इलेक्ट्रॉन में 10 की पावर 31 -31 है और इसका द्रव्यमान कितना है, 9.108 है इलेक्ट्रॉन का। और प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10 की पावर 27 है। इलेक्ट्रॉन आपका न्यूट्रॉन का 1.67 इंटू 10 की पावर -27 है। आवेश किसमें कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है -1.602 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है, अर्थात इस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो आपका इसमें क्या है, बस पॉजिटिव और निगेटिव का जो डिफरेंट है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, बाकी इसका जो है तो जो आवेश है तो दोनों में सेम है। 1.602 इंटू 10 की पावर 19 कूलम, फिर +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। तो जे थॉम्सन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या तो हो गई, परंतु इस मॉडल के द्वारा दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को समझाया नहीं जा सका। जे थॉम्सन ने जो परमाणु मॉडल दिए थे उसमें से जो प्लम्प पुडिंग मॉडल दिए हैं उसमें क्या है कि उसका परिणाम क्या आया ये समझ में नहीं आया। बस उन्होंने इतना बताया कि इलेक्ट्रॉन, इसमें प्रोटॉन है जो रेड वाला भाग है और जो उसमें धंसे हुए हैं वे क्या है आपका इलेक्ट्रॉन है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर वर्तुलाकार चक्कर लगाते हैं और ऊर्जा क्षय करते हैं। यदि ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए नाभिक से टकरा जाएंगे जिससे परमाणु अस्थिर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल परमाणु को अस्थिर बनाता है, जबकि परमाणु क्या होता है, स्थायी होता है। बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। नील्स बोर अपने परमाणु मॉडल की निम्न अवधारणाएं प्रस्तुत की। फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त या कक्षा कहते हैं।
सेकंड, जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो इनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। और किस प्रकार से इसकी कक्षा बनाते हैं, देखिए अपन इसको थ्योरी में भी पढ़े थे। सेंटर में क्या है आपका ब्लैक कलर का नाभिक है, फिर आपका के है, एल है, एम है, एन है, ये क्या है कक्षा है। और 1 2 3 4 से भी इसको दर्शाते हैं, या कि के एल एम एन से दर्शाते हैं। और इसको 2n² के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन भरने का फार्मूला है। इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडल की तुलना कीजिए। अब अपन जैसे 3 मॉडल पढ़े थे, जे थॉमसन मॉडल हो गया, नील्स बोर हो गया आपका, और जो है तो एक और कौन सा मॉडल पढ़े थे गाइस, रदरफोर्ड हो गया। तो देखिए ये 3 मॉडल जो पढ़े थे उनका कंपेयर करना है आपस में। थॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो तरबूज की तरह था या प्लम पुडिंग था। उन्होंने इसके लिए निम्न मॉडल प्रस्तावित किए। परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें धसे होते हैं। सेकंड पॉइंट, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। फिर रदरफोर्ड का देखिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में धनावेशित भाग उसके केंद्र में है, जिसे नाभिक कहा जाता है। इस नाभिक में परमाणु का समस्त द्रव्यमान स्थित है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थित रिक्त स्थान में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में अत्यंत कम या उपेक्षणीय है, ठीक वैसे ही जैसे एक बड़े से मैदान के बीच में रखा फुटबॉल है। बोर का परमाणु मॉडल, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, यानी कि ऊर्जा जो है तो उनकी विकिरित नहीं होती है। पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को लिखिए। किसी भी परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है, जो किस फार्मूला में 2n² के द्वारा ज्ञात किया जाता है, जहां n क्या है, इलेक्ट्रॉनों के क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है। अतः इस सूत्र से परमाणु के विभिन्न कक्षाओं के l, m और n के इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या भी निम्न होगी। के कक्षा में 2 × 1 का स्क्वायर 2, l कोश में 2 × 2 का स्क्वायर 8, 3 में m कक्षा में 2 × 3 का स्क्वायर 18, n में 2 × 4 का स्क्वायर 32। के कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, l में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, m में अधिकतम 8 या 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, n के अधिकतम 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। यानी कि जो मतलब जैसे 2, 8, 18, 32, तो इस प्रकार से। लेकिन किसमें अधिकतम, किसमें कितना, मतलब के में 2 से अधिकतम नहीं रह सकते हैं, 2 से कम है। लेकिन आपका एल कोष में कितना 8 ही होगा। लेकिन जब एम कोष पहुंचेगा तो एम में 8 हो सकता है या कि फिर 18 हो सकता है। फिर जब एन में पहुंचेगा 8, 18, 32। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। अब देखिए सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके सिलिकॉन और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार और न्यूट्रॉनों की संख्या, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। आप लोग इसे लिख के मैसेज कर, उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन हैं ऑक्सीजन के, कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं और सिलिकॉन के। तो देखिए इसके परमाणु क्रमांक कितना है, सिलिकॉन का आपका 14 है, ऑक्सीजन का कितना है 16 है। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। यानी कि किसी भी परमाणु को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अष्टक कंप्लीट करने के लिए, या कि कितने इलेक्ट्रॉन किसी को दान देना है कि जैसे अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है इनकी संयोजकता जो है तो निकालने के लिए, जिससे वह परमाणु के अंतिम कक्षा में अपना अष्टक कंप्लीट कर सके। फर्स्ट पॉइंट क्या है, सिलिकॉन के परमाणु संख्या 14 है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगी 2, 8, 4 हो जाएगी। तो ये इसको क्या है ज़रूरत, 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी सिलिकॉन की। फिर आपका अतः सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी 4 होगी। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8
तो इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या 8 होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2 और 6 होगा। अतः 12वें कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 हैं। अब इसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अपना अष्टक कंप्लीट करने की, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अतः ये सिर्फ 8 माइनस 6 यानी 8 माइनस 6 बराबर 2 ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, अर्थात इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। अतः इसकी संयोजकता कितनी है, 2 है। गाइज आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी गाइज, और आज वैसे भी क्लास बहुत लेट आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए आपको वीडियो भी लेट आएगा। और आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगती है, आप लोग हमारे क्लास से जुड़िए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइज। और जो नहीं बनता उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।